हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 23 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था वांगची और प्रिंस वी वुशियान की शादी हो चुकी है। शादी की सारी रस्में निभाने के बाद वो दोनों रेड ड्रैगन डायनेस्टी के एंसेस्टर हॉल, जो लोटस लेक के तह में है, वहाँ पर अपने एंसेस्टर्स का आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। वहीं पर प्रिंस ने वांगची से कन्फेस किया कि उसे डर लग रहा है कि उसकी वजह से वांगची को बहुत तकलीफ़ होगी। तो वांगची ने प्रिंस को भरोसा दिलाते हुए कहा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वांगची को परेशान कर सकती है। ये बात उसने बड़ी ही सहजता से कही थी। साथ ही इसे कहते वक्त उसे शर्म भी बहुत आ रही थी, पर फिर भी उसने कहा, अगर आप कंट्रोल नहीं भी कर पाए तो भी कोई बात नहीं। शर्म के मारे वांगची की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। शुक्र है कि उसका चेहरा ढका हुआ था। उसके आगे उसके हस्बैंड खड़े थे, जो इस बात पर बुरी तरह से चौंक गए थे। वो वांगची की तरफ मुड़े और वेल से ही सही, पर उसके चेहरे के भाव जानने की कोशिश की। लांझा, प्रिंस ने चौंक कर बोला। ऐसी बात है। प्रिंस की आवाज़ में अब वो परेशानी नहीं दिखाई दे रही थी, बल्कि खुशी झलक रही थी। उनकी ची एनर्जी भी अब पहले जैसी तकलीफ दे नहीं थी, वो भी काफ़ी शांत हो गई थी। तभी प्रिंस के पीछे से पूरी रिसेंटमेंट निकलने लगी। जैसे मोर अपना पंख फैलाता है, वैसे प्रिंस के पीछे वो रिसेंटमेंट पूरी तरह से फैल गई। उस गुफा की दीवारें तक उस रिसेंटमेंट से कांपने लगी। प्रिंस के सवाल के जवाब में वांगची ने बस हाँ में सिर हिलाया। वो आगे कुछ भी नहीं बोला। तो उसके लॉर्ड हस्बैंड उसे देखते हुए बोले, अच्छा, ऐसा लग रहा था उन्हें कुछ सुकून सा मिल गया है, पता नहीं क्या, पर उनकी एनर्जी में काफ़ी बदलाव दिखाई देने लगा था। तभी अचानक से वांगजी के सामने प्रिंस के कपड़े और उनका हेडड्रेस गिरने की आवाज़ हुई, जैसे कि उन कपड़ों के अंदर से अचानक से लॉर्ड गायब हो गए हो। वांगजी की नज़रें अभी भी उन गिरे हुए रोब्स पर ही थीं, पर तभी उन रोब्स के अंदर से हलचल दिखाई देने लगी और एक छोटे से काले सांप की तरह प्राणी वहां से पानी में कूद गया। माय लॉर्ड हस्बैंड, वांगची जोर से चिल्लाया। तभी पीछे से किसी के गला साफ करने की आवाज़ हुई। वो लानी थी, जो गुफा के दरवाजे पर वांगची का इंतज़ार कर रही थी। मैं आपको यहाँ लेने के लिए आई हूँ। अब आप अपने महल में चलिए ताकि आप आगे की तैयारियां कर सके। और आप महाराज की चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल सही है। लगता है आपने उन्हें बड़ा झटका दे दिया है। कोई नहीं, वो जल्द ही अपने आप को क्लेंस करके आपके पास पहुंच जाएंगे। लानी ने वांगची को भरोसा दिलाया। वो छोटी सांप जैसी आकृति, जिसे अभी वांगची गौर से देख रहा था, वो असल में एक छोटा सा ड्रैगन था। अब वो पानी से बाहर अपना सर निकालकर लानी की तरफ देखकर फन निकाल रहा था और फिर मुड़कर वो आवाज़ करता हुआ पानी में चला गया। और इधर वांगची शर्म से पानी पानी हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था लानी ने उसकी और उसके पति की बातें सुन ली। इसलिए बिना कुछ कहे वो सीधा लानी के पीछे पीछे चलने लगा। जाते हुए उसने एक नज़र अपने हस्बैंड की तरफ देखा, जो अभी अपने छोटे छोटे हाथ और पैर फैलाकर पानी में आराम से तैर रहा था। अभी वांगची खिड़की से बाहर डूबते हुए सूरज को देख रहा था। वो नहा लिया था, शरीर पर सुगंधित द्रव्य भी लगाए थे और फिर बहुत ही खूबसूरत लाल रंग के लेस से बने रोब्स पहने हुए थे। यकीनन इन्हें सीने के लिए महीनों लगे होंगे। वांगची ने सबसे बहस की थी कि वो अपनी चेस्ट को बांध कर रखेगा, पर पता नहीं क्यों आज उसने उसका उल्टा करने का तय किया। वो अपने और अपने लॉर्ड हस्बैंड के बीच में कुछ भी पर्दा नहीं चाहता था। उसकी चाय और थोड़ा सा नाश्ता कब से टेबल पर उसका इंतज़ार कर रहा था, जो तालिस्मान के ज़रिए अभी भी गर्म रखा हुआ था। वैसे ड्यूल कल्टीवेशन करते वक्त किसी भी तरह का खान पान मना होता है, पर समय के हिसाब से धीरे धीरे
रिवाजों को बदला भी जा रहा था। पर वांगजी इतना नर्वस था कि वो बस थोड़े से ही चावल सूप के साथ खा पाया। वांगजी को यकीन था उनके सारे मेहमान इस वक्त उनके बैंक्वेट का आनंद ले रहे होंगे। उसके बड़े भाई, अंकल, सभी लोग अपने यार दोस्तों से मिल रहे होंगे। इस शादी और ताजपोशी के दिन पर नए एम्परर के सम्मान में सभी महत्वपूर्ण लोग शामिल हुए थे। लानी और वाइपो ने वांगजी को यहाँ पर सेटल होने में मदद की थी, जब तक कि लानी उसका सारा सामान समेट रही थी। वाइपो ने वहाँ की दासियों को भगाकर खुद ही वांगजी को नहलाया। उसका हेड्रेस निकालने में, उसके भारी रोब्स निकालने में उसकी मदद की, और जब वो पूरी तरह से तैयार हो गया, उसके माथे को चूमकर वो वहाँ से निकल गई। उन दोनों की इतनी मदद से वांगजी के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट झलक रही थी। जब वो चली गई तब वांगजी सोचने लगा कि वो अपनी गुचिन बचाए, इससे थोड़ा सा समय भी बीत जाएगा और उसकी बेचैनी भी कम हो जाएगी। पर वो आज किसी भी चीज़ पर ध्यान ही नहीं लगा पा रहा था। ये शाम, ये बेचैनी वांगजी को काटने को दौड़ रही थी, इसलिए उसने बस इंतज़ार करने का तय किया। बस वो ढलते हुए सूरज को देखने लगा, जब तक कि वो पूरी तरह से आसमान से गायब नहीं हो जाता। उनके शादी का उत्सव अभी भी जारी था। कभी कभार कोलाहल सुनाई दे रहा था, कभी आतिशबाजी की आवाज़ें आ रही थी। तभी वांगजी के पीछे के कोई पॉन्ड में बहुत तेज़ आवाज़ हुई, जैसे किसी ने पानी में छलांग लगाई हो। कुछ और सोचने से पहले वांगजी के हाथों ने बीजेन को पुकारा, पर तभी उसका दूसरा हाथ उसके चेस्ट पर चला गया और अपने रोब्स को टाइटली पकड़कर वो पीछे की तरफ मुड़ा, और सामने वाला नज़ारा देखकर उसकी सांस ही अटक गई। उसके सामने उसके बड़े से पति लगभग बिना कपड़ों के मौजूद थे, जो पूरी तरह से गीले थे। आंखें बंद करके सर हिलाकर अपने गीले बालों से पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे। अभी भी उन्होंने अपना मास्क पहना हुआ था, जो बहते हुए सोने की तरह दिख रहा था। इस नए मास्क ने उनके आधे चेहरे को ढक लिया था, पर होठ और बाकी का चेहरा सुनहरे रंग में रंग दिए गए थे। ये सुनहरा रंग बस वहीं पर ख़त्म नहीं हो रहा था, उनका जितना भी शरीर दिख रहा था वो सब कुछ सुनहरे रंग का दिख रहा था। जैसे ही वांगजी के हस्बैंड कोई पॉइंट से बाहर निकले, उनके हर कदम के साथ उनके पेट के मसल्स हिल रहे थे, और वांगजी उससे अपनी नज़रें ही हटा नहीं पा रहा था। पता नहीं क्यों शिजुन और छोटी वेंजजे मिलकर मुझे बार बार ये चुभा रहे थे और मुझे नींद से उठाने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं इसमें क्या है। बुदबुदाते हुए फूशियान अपने कंधे से एक्यूपंक्चर नीडल्स निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी वो मुड़ा और उसकी नज़रें वांगजी से मिली। उसका मुंह तो खुला का खुला रह गया। ओह, ऐसे? वो आगे बोल ही नहीं पाया। वांगजी ने जो अपने रोब्स पकड़े थे उसकी पकड़ थोड़ी सी ढीली हो गई और उसकी चेस्ट अब कुछ ज़्यादा ही दिखने लगी। गल्प करते हुए वांगजी ने अपने रोब्स को खींचकर खुद को ढकने की कोशिश की, क्योंकि उसका ध्यान सीधा अपने हस्बैंड के पैंट पर था, जो अब काफ़ी टाइट होती हुई दिखाई दे रही थी। मेरे चांद, कहते हुए एम्परर मुस्कुराए। पूरे बदन पर सुनहरे रंग होने के बावजूद भी उनके दांत अभी भी सफ़ेद ही थे, खासकर लंबे लंबे कैनियंस पे। जैसे जैसे एम्परर वांगजी की तरफ आगे बढ़ने लगे, वांगजी पीछे हटने लगा और तब तक पीछे चलता गया जब तक कि उसकी पीठ पीछे के ठंडे पत्थर से नहीं टकराई। एम्परर वांगजी के पास आकर उसे बाहों में लेकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। वांगजी उनके चेस्ट तक ही ऊपर था। उनका दूसरा हाथ अभी भी उस पत्थर वाली दीवार पर था और उनके बगल के बाल वांगजी को दिख रहे थे। और उससे भी अजीब ये था कि वांगजी को ये सब अच्छा लग रहा था। काफ़ी देर तक उन्हें घूरने के बाद वांगजी ने नजरें हटाई, आंखें बंद की और अपने जलते हुए कान और गालों पर थोड़ा सा रहम किया।
आया, इतना शर्माते हो क्यों? क्या मुझे पता नहीं है कि पर्दे के पीछे तुम कितने बेशर्म हो? एम्परर ने वांगजी के चिन के नीचे उंगली रखी और उसका चेहरा ऊपर उठाया, पर वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। देता भी कैसे? उसका दिल इतने जोरों से जो धड़क रहा था। उसके हस्बैंड उसके इतने नज़दीक थे कि हीट की वजह से उसका पूरा बदन तप रहा था। उसकी चेस्ट उसके हस्बैंड के फसलियों के नीचे वाले हिस्से पर दब रही थी और जवाब में उनमें तनाव भी आ रहा था। कहते हुए एम्परर ने वांगजी के बाल उसके कान के पीछे टक किए, उसके गाल पर अपनी नाक रब की और फिर आगे बढ़कर हल्के से उसके कान पर बाइट किया। पर बेशर्मी की हद तो तब पार हो गई जब जवाब में वांगजी के मुंह से हल्के से मौन निकला। एम्परर तुरंत अलर्ट हो गए और उन्होंने वांगजी के दोनों हाथ पकड़कर उसके सर के ऊपर पिन किए, वो भी अपने एक ही हाथ से। तुरंत वांगजी के हाथ से भीषण नीचे गिर गई, मानो तड़पते हुए आवाज़ करने लगी। भीषण की आवाज़ शांत होने के बाद एम्परर वांगजी के कान के पास आकर बोले, सानर, इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मुझे ये बताओ, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ तक जाने की मुझे इजाज़त नहीं है? ये सवाल पूछने के लिए एम्परर को बड़ी मेहनत लगी थी। इस सवाल से भी ज़्यादा अपने हस्बैंड के सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी। उनकी अच्छी एनर्जी जो अभी वांगजी के पूरे बदन पर घूम रही थी, वो उसे महसूस हो रही थी। जवाब में वांगजी ने बस अपना एक पैर उठाया और अपने हस्बैंड को पैरों से कमर पर पकड़ने की कोशिश की, पर एम्परर ने वांगजी को अपनी जगह पर थामे रखा। उल्टा एक हाथ से वांगजी के पैरों को पकड़कर उन्होंने दूर कर दिया। अब उनके थाइस वांगजी के दर्द कर रहे मिडल पार्ट पर घिस रहे थे। एम्परर ने फिर से एक बार कहा, सानर, जवाब दो। मुझे नहीं लगता अब मैं खुद को और रोक पाऊंगा। वांगजी बड़ी गहरी सांसें ले रहा था, खुद को अपने हस्बैंड के थाइस पर रब करने की कोशिश कर रहा था। ये फीलिंग जब उसके हस्बैंड ने उसे दीवार पर पिन कर दिया है, उसे हिलने भी नहीं दे रहा, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन फीलिंग्स में से एक थी। वांगजी तो अभी से वेट होने लगा था। वो बड़ी मुश्किल से बोल पाया, रुकना मत, हर जगह, मुझे हर जगह आपका स्पर्श चाहिए। वो अपनी बात पूरी कर पाए इससे पहले ही वो हवा में था। एम्परर ने वांगजी को उठा लिया था। वांगजी अभी भी खुद को किसी न किसी तरह से एम्परर के ऊपर रब करने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो पूरी तरह से पागल हो गया हो। इधर एम्परर हंसते हुए बोले, और तुम मुझे शेमलेस बोल रहे थे? इतना कहते ही एम्परर ने वांगजी को बेड पर फेंक दिया। वांगजी तड़पने लगा अपने हस्बैंड की वार्मथ के लिए। उसके रोब्स पैरों से पूरी तरह से हट गए थे। एक डार्क पैच अभी भी उसके ट्रेजर को ढके हुए था, साथ ही एक बड़े प्यारे कर्व के साथ उसकी चेस्ट भी ढकी हुई थी। अब एम्परर से और इंतज़ार नहीं हो रहा था। बिजली की तेजी के साथ उनके हाथ अब वांगजी के रोब्स पर गए और अगले ही पल उनके नाखूनों की वजह से वांगजी के रोब्स के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, बिना उसके बदन पर एक भी खरोश लाए। एम्परर ने फटा हुआ रोब तुरंत अपने कंधे से पीछे फेंक दिया और खुद भी बेड पर आ गए, वांगजी के ऊपर। वांगजी मास्क के पीछे से उनकी आंखें नहीं देख रहा था, पर उसे पता था उसके हस्बैंड की आंखों में उसे लेकर कितने डिज़ायर है। वो अभी उसे पूरी की पूरी तरह पाना चाहते हैं। कितने खूबसूरत हो तुम जानर, कहते हुए एम्परर के हाथ अब वांगजी के चेस्ट पर घूमने लगे, उसे स्क्वीज़ करने लगे। वांगजी के मुंह से फिर से एक बार बेशर्मी भरी आवाज़ निकली। अब एम्परर ने हल्के हाथों से वांगजी के बालों में लगी हुई फिनिक्स पिन निकाली। फिर उस पिन पर हाथ फिराकर उन्होंने सुरक्षित उसे बेड साइड के टेबल पर रखा। मेरी पंजों की वजह से मैं तुम्हें तैयार तो नहीं कर पाऊंगा, पर मेरे पास एक और रास्ता है, एम्परर बुदबुदाए। वांगजी को ये सब चीज़ें सुनकर
समझने के लिए थोड़ा वक्त लगा, पर जब उसे समझ आया उसके लॉर्ड हस्बैंड के दिमाग में क्या चल रहा है, वो उनकी बेशर्मी देखकर दंग ही रह गया। अब एम्परर के हाथ वांगची के थाइस पर घूम रहे थे। फिर वो और नीचे जाकर उसके घुटनों तक आ गए और एक ही झटके में वांगची के घुटने उसके चेस्ट पर प्रेस हो रहे थे और उसके शरीर का सबसे नाजुक भाग खुलकर एम्परर के चेहरे के बिल्कुल सामने आ गया था। उस भाग पर जितनी एम्परर की सांसें टकराने लगी, उतना ही वांगची का शरीर स्लिप बनाने लगा। एम्परर के जीभ से ज़्यादा वांगची को और कौन सी चीज़ बेहतर तरीके से तैयार कर सकती थी, वो भी उस नाजुक भाग पर ऐसे ही घूम रही थी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलती हूँ। मैं चाहती थी ये पार्ट मैं पूरा कवर करूँ, लेकिन शायद ये पार्ट 35 से 40 मिनट का होगा, इसलिए मुझे ये डिवाइड करना पड़ रहा है। एंड सॉरी फॉर लेट, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ वैकेशन पे हूँ और मुझे बहुत थोड़ा टाइम मिल पाता है, उतने में मैं ये रिकॉर्डिंग करती हूँ। होप यू अंडरस्टैंड। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यार इतनी मेहनत से काम करो और व्यूज़ इतने कम आते हैं, इसलिए अब वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। एनीवेज 8 दिन बाद जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो रेगुलर वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। तब तक के लिए वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।